अभिलेख का नाम है आप उसका बोगाज कोई अभिलेख। क्या नाम है? बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख, ठीक है। एक अभिलेख मिला है, क्या नाम है बाबू? बोगाज कोई अभिलेख। ये अभिलेख कहां से मिला है? तो ये अभिलेख आपका मिला है बाबू ईरान, सॉरी ये मिला है तुर्की से, ठीक है ना। एशिया माइनर तुर्की से मिला है। बोगाज कोई अभिलेख कहां पर स्थित है? तुर्की में। इसे मितानी अभिलेख भी कहते हैं, इसे मितानी अभिलेख मिलता भी कहते हैं, मितानी अभिलेख भी कहते हैं, अभिलेख लेख भी कहते हैं। अब इससे क्या मतलब है भाई साहब? अभिलेख मिला है तुर्की में, एशिया माइनर में। अब बात कर रहे हैं हम कहां भाई साहब? भारत में। और किसके संदर्भ में? ऋग्वैदिक काल में। ऐसा इसमें क्या लिखा गया था? इस अभिलेख में ऐसा क्या था जो हम भाई साहब ऋग्वैदिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो देखो इस अभिलेख में वैदिक काल के 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है। अब वो 4 देवताएं कौन से हैं बाबू? लिखो 4 देवताओं का उल्लेख इस अभिलेख में, इस अभिलेख में, इस अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं का, वैदिक देवताओं का उल्लेख है, देवताओं का उल्लेख है, ठीक है, उल्लेख है। अब ये 4 कौन कौन से देवता हैं? तो देखो ये 4 देवता हैं बाबू। इसमें पहला देखो, ध्यान से देखना, 4 देवता का नाम लिखो। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, नासत्य, ठीक है ना। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, ये 4 देवता हैं, ठीक है ना। ये वैदिक काल के 4 देवताओं का उल्लेख इस बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है, जो कहां पर स्थित है? तुर्की में, ठीक है ना। एशिया माइनर के तुर्की में स्थित है, जिसमें वैदिक काल के 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है। इस वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है साहित्यिक पुरातात्विक स्रोत के रूप में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। एक्चुअली क्या था कि ये जो बोगाज कोई अभिलेख है, ये तुर्की में मतलब जब भी मतलब वहां के 2 राजा थे, ठीक है ना। एक तो मितानी नाम था उसका, एक था मितानी नाम और एक अन्य था। इन दोनों में भाई साहब संधि हुआ था। उस संधि के दौरान जैसे नहीं कहते हैं भाई साहब हमारे गांव में झगड़ा हो जाता था, कहते हैं चला अग्नि का कसम खा के कहा, चला मुर्गा का कसम खा के कहा, चला भाई साहब पानी उठा के कहा कि भाई साहब ऐसा काम है। तो साक्षी के रूप में 4 देवताओं का इस्तेमाल हुआ था। संधि जब हो रहा था तो इन 4 देवताओं को क्या माना गया था? साक्षी के रूप में, ठीक है ना। कि भाई साहब इसे हम लोग क्या मानते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं ना गंगा की कसम खा के कह रहे हैं भाई साहब अब आज से हमारे आप में कोई दुश्मनी नहीं रहेगा, ठीक उसी प्रकार इन लोगों ने क्या हुआ? साक्षी के रूप में इन 4 देवताओं का इस्तेमाल किया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्या ये बात, ठीक है। अब देखो एक और है, पहला हो गया, अब दूसरा है, दूसरा आप देखोगे तो दूसरा अभिलेख के रूप में देखोगे, देखो ये पुरातात्विक वाले में ही चल रहा है, ठीक है ना। दूसरा अभिलेख देखो पुरातात्विक वाले में, कस्सी अभिलेख, कस्सी, ठीक है ना। दूसरा अभिलेख है कस्सी अभिलेख, अभिलेख, ठीक है, कस्सी अभिलेख। ये कस्सी अभिलेख जो है ये ईरान में स्थित है, ठीक है, ईरान में, ठीक है ना। कहां पर है कस्सी अभिलेख? ईरान में। इस अभिलेख से पता चलता है कि वैदिक आर्यों की एक कबीला भारत की तरफ आई थी, ठीक है ना। तो यह ध्यान में रखना है कि ईरानी आर्यों का, ऐसे लिखो, आर्यों का एक कबीला, आर्यों का एक कबीला, एक कबीला भारत की तरफ आया था, भारत आया था, ऐसे लिख लो, भारत आया था, ठीक है ना। इस अभिलेख से, कस्सी अभिलेख कहां का है? ईरान का। इस कस्सी अभिलेख से पता चलता है कि आर्यों का एक कबीला कहां आया था बाबू? भारत आया था। इस कस्सी अभिलेख से पता चलता है। तो इस प्रकार हमने बोगाज कोई अभिलेख और कस्सी अभिलेख के द्वारा हमने क्या बताया? पुरातात्विक स्रोत। और भाई साहब इस पुरातात्विक स्रोत में और भी हो सकता है, जैसे चित्रित धूसर मृदभांड, ये भी किस काल का है बाबू? ऋग्वैदिक काल का है, ठीक है ना। तो ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही 2 पूछता है, ठीक है ना। बोगाज कोई अभिलेख और कस्सी अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख कहां पर है? तुर्की में। बोगाज कोई अभिलेख में भाई साहब इसे मितानी अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें 4 देवताओं का उल्लेख है वैदिक काल के, ठीक है ना। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य जैसे 4 देवताओं का उल्लेख है। तो ये ध्यान रखना। कस्सी अभिलेख कहां पर है भाई साहब? ईरान में। अब देखते हैं एक यहीं पर देख लेते हैं साहित्यिक स्रोत में क्या आएगा। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है ऋग्वेद। क्या आता है बाबू? ऋग्वेद, जो इसी काल का है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या आता है? ऋग्वेद आता है, ठीक है ना। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या आता है? ऋग्वेद, केवल ऋग्वेद आता है। और बाकी आपके मन में जो चल रहा होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आरण्यक, उसके अलावा उपनिषद, ये सब कब की रचना है? ये वैदिक काल का स्रोत है। क्या बाबू? इसके अंतर्गत आएगा आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है ना, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है ना, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है ना, ब्राह्मण ग्रंथ, ग्रंथ, आरण्यक, आरण्यक, और क्या बाबू? अंतिम रूप से उपनिषद, ठीक है ना, उपनिषद। अंतिम ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद, ठीक है, उपनिषद। ये भाई साहब कब के हैं? ये उत्तर वैदिक काल के हैं, ठीक है ना। ये सब ध्यान रखने वाली बात है ना, ठीक है ना। ये अंतिम ग्रंथ कौन से हैं? उपनिषद, ठीक है ना। इन्हीं को कहते हैं वेदांत। वेदों का अंत वाला हिस्सा क्या कहलाता है? उपनिषद। गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा ग्रहण करना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। तो ये किस काल के हैं? तो ये सारे के सारे स्रोत कहां के हैं? उत्तर वैदिक काल के हैं। ध्यान रहे, ऋग्वैदिक काल में एकमात्र साहित्यिक स्रोत क्या है? ऋग्वेद है, एकमात्र स्रोत साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद है, ठीक है ना। उसके अलावा पुरातात्विक स्रोत बोगाज कोई अभिलेख, और कौन सा? कस्सी अभिलेख। कहां से मिला है? ये दोनों ध्यान रखना, एशिया माइनर तुर्की और ईरान से मिला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने सामान्य सी जानकारी क्या देख लिया? स्रोत देख लिया, और इस स्रोत के आधार पर अब हम लोगों को पढ़ना। अब पुरातात्विक स्रोत हम लोगों ने पढ़ लिया, बोगाज कोई अभिलेख और कस्सी अभिलेख। अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ऋग्वेद को। अब ऋग्वेद का भाई साहब ऑपरेशन करना